नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर इस सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स इनका अध्ययन करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे, जिससे कि हमें इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करने में भी मदद मिलेगी। स्टीम कंडेंसर है, उसका क्या फंक्शन होता है? स्टीम कंडेंसर है वो स्टीम टरबाइन में जो भाप का निकास होता है वहाँ पर वैक्यूम को बनाए रखता है, मतलब प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम रखता है, जिससे कि हमें पर साइकिल जो वर्क मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। इसी के साथ साथ स्टीम कंडेंसर है जो स्टीम के कंडेंसेशन से हमें प्योर वाटर मिलता है, उसको वापस बॉयलर में भेज देता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें पानी मिलता है, उस कारण जो फ्यूल है बॉयलर में लगने वाला उसकी बचत होती है। इसी के साथ साथ प्योर वाटर होने के कारण जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो भी हमें इस पानी का नहीं करना पड़ता है। इस कारण जो फीड वाटर होता है उसके भी केमिकल ट्रीटमेंट में कमी आती है, कम पानी का हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में अंतर, जैसा कि हम जानते हैं जेट कंडेंसर में कूलिंग वाटर और भाप दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, जबकि सरफेस कंडेंसर में कूलिंग वाटर और भाप है वो एक दूसरे से एक मेटेलिक सरफेस द्वारा अलग रहती है। कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी होती है एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैक्यूम। तो एक्चुअल वैक्यूम में हम P एटमॉस्फेयर में से जो इसका प्रेशर है कंडेंसर का उसको माइनस कर देते हैं, वो एयर और स्टीम दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जबकि अधिकतम में क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से जो प्रेशर है उसमें से केवल स्टीम का ही प्रेशर है वो माइनस करते हैं अधिकतम निर्वात में। कभी भी जो एयर है वो कंडेंसर में वांछित नहीं होती है, डिजायरेबल नहीं है। हाँ, ये कंडेंसर में वैक्यूम होने के कारण उसमें अलग अलग सोर्सेस से एंटर हो जाती है, पर ये कभी भी उसमें कंडेंसर में डिजायरेबल नहीं होती है। तो वास्तविक निर्वात डिवाइडेड बाय अधिकतम निर्वात, ये वैक्यूम एफिशिएंसी है या हम वैक्यूम का ही रेशियो ले रहे हैं। अगर हम कंडेंसर की एफिशिएंसी देखें तो जो कूलिंग वाटर है उसके जो टेम्परेचर में वृद्धि है, जो एक्चुअल वृद्धि है वो डिवाइडेड बाय जो कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में मैक्सिमम वृद्धि हो सकती है, वो इन दोनों का जो रेशियो है वो कंडेंसर की एफिशिएंसी कहलाता है। ये किसके बराबर होगा? टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एट आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एट इनलेट। तो कूलिंग वाटर का इनलेट का टेम्परेचर है वो तो फिक्स ही होता है, वो उतना ही रहेगा। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये तो ऊपर वाला तो हो गया एक्चुअल जो है, और मैक्सिमम है
तो मैक्सिमम में जो कंडेंसर का प्रेशर होता है उस प्रेशर पे जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है वो माइनस कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर, ये कंडेंसर की एफिशिएंसी हो जाती है। कूलिंग टावर का क्या फंक्शन है, हमने कूलिंग टावर पढ़ चुके हैं। कूलिंग टावर हम तब काम में लेते हैं जब किसी थर्मल पावर प्लांट के नज़दीक में हमें रनिंग सोर्स ऑफ वाटर है नहीं मिलता है, क्योंकि कंडेंसर में हमें लगातार एक कम टेम्परेचर के पानी की आवश्यकता होती है। तो जो कंडेंसर से पानी निकलता है, स्टीम को कंडेंस करता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर रनिंग सोर्स ऑफ वाटर होता है तो उसमें से हम ठंडा पानी लगातार ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो तो हमें कूलिंग टावर की आवश्यकता होती है। तो कूलिंग वाटर है वो इस गर्म पानी को जो कंडेंसर से बाहर निकल रहा है वो कूलिंग टावर में जाता है और वहाँ से ठंडा पानी है वो वापस कंडेंसर में आ जाता है। कूलिंग टावर का वर्गीकरण, कूलिंग टावर है वो दो तरह की होती हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट को आगे दो भागों में डिवाइड किया है, फोर्स्ड और इंड्यूस्ड कूलिंग टावर। जो कंडेंसिंग प्लांट होते हैं उसमें पंप का क्या कार्य है, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि कंडेंसर है वो टरबाइन के आउटलेट पे वैक्यूम बनाए रखता है, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रखता है, जिससे कि हमें ज़्यादा वर्क प्राप्त होता है, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। तो कंडेंसर में पंप है वो जो अनवांछित अनडिजायरेबल एयर उसमें होती है उसको उससे कंडेंसर से लगातार निकालता रहता है, जिससे कि उसका वैक्यूम है वो बना रहे और हमें ज़्यादा वर्क है वो प्राप्त होता रहे। और एयर को निकालने के साथ साथ पंप है वो कंडेंसर में से जो पानी है जो कि स्टीम के कंडेंस होने के कारण इकट्ठा होता है उसको भी साथ साथ में बाहर निकालता है। तो इस तरह से साथियों ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं समझता हूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इनको अगर हम अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इन्हीं पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको करने में भी हमारे को मदद मिलेगी। इसमें जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सीधे फॉर्मूले भी आ जाते हैं। इसके पहले भी 2 लेक्चर हैं उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पढ़े थे। साथियों मैं समझता हूँ कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में आपके ये जो कुछ शॉर्ट आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, इनसे मदद मिलेगी। धन्यवाद।